आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम जो हमारा चैप्टर था उसमें कोल को पढ़ने जा रहे हैं। तो कोल को जो हम पढ़ेंगे तो इसमें कोल के बारे में क्या क्या जानकारी लेंगे वो पहले हम बता देते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे जो कोल क्या है, उसके बाद समझेंगे कोल कहाँ पे पाया जाता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल बनता कैसे है, और फिर यूजेस ऑफ कोल देखेंगे जो कोल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, फिर टाइप्स ऑफ कोल भी देखेंगे जो कोल के प्रकार क्या क्या हैं, और फिर लास्ट में देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कोल यानी कोल से क्या क्या प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है। तो इन सब बातों को जो है हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो कोल क्या है। तो कोल इज अ हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल्स दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन। कोल आप लोग देखे होंगे, कोयला जिसको कि हिंदी में कहा जाता है। तो कोल देखने में आपको कैसे लगता है, एकदम काला रहता है और वो हार्ड सब्सटेंस रहता है और कंबस्टिबल है यानी कि वो जलने वाला सब्सटेंस है। तो कोल जो है वो एक हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल्स है जो कि मेनली उसमें कार्बन होते हैं, यानी कोल जो कार्बन से ही मिलके बना होता है मेनली, यानी कि कोल में ज़्यादातर जो है कार्बन ही रहते हैं। और अगर हम बात करें तो कार्बन के अलावा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड भी रहते हैं कोल में, लेकिन मेनली आपका कार्बन रहता है, ये याद रखिएगा। मेनली कोल में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, और कार्बन के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड भी कोल में रहते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे कार्बन पाया जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कोल का, तो कोल हमें मिलता कहाँ पे है, कहाँ पे पाया जाता है, तो कोल माइंस में ही। कोल माइंस में डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारा अर्थ का जो सरफेस है इसके डीप अंदर पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, अगर ये हमारा अर्थ है तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में आप लोग देखे होंगे अर्थ के ऊपर जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्रस्ट कहा जाता है। यानी हमारा ऊपर यहाँ से 35 किलोमीटर तक जो है लगभग क्रस्ट रहता है। उसके बाद फिर मेंटल आता है और सबसे अंदर में क्या रहता है, कोर रहता है। और ये जो रहता है ये बहुत ही, यहाँ पे जो भी रहते हैं अंदर में वो एकदम हाई टेम्परेचर आता है, मॉल्टेन स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ पे अर्थ का जो ये क्रस्ट है ये भी लगभग 35 किलोमीटर का रहता है। तो इस क्रस्ट में ही जो है कोल पाया जाता है। तो कोल कहाँ पे पाया जाता है, कोल माइंस में डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब अगर हम बात करें इसमें सबसे अर्लीस्ट फॉसिल्स फ्यूल के बारे में, फॉसिल्स फ्यूल्स तो आप लोग को पता ही है, कल बता दिए थे। फॉसिल्स फ्यूल्स क्या होते हैं, तो डेड बॉडी जो अंदर दब जाता है, डेड प्लांट या डेड एनिमल जो पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मिलता है और वो फ्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, जिसे कि हम लोग फॉसिल्स फ्यूल्स कहते हैं। तो सबसे पुराना फॉसिल्स फ्यूल्स जो है वो कोल ही है। और कोल किससे मिलके बना रहता है, फॉर्म्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट, प्लांट से मिलके बना रहता है। देखिए इस चैप्टर में हमें कोल और पेट्रोलियम दोनों के बारे में पढ़ना है। तो कोल जो है वो प्लांट से ही मिलके बनता है और पेट्रोलियम एनिमल से भी मिलके बनते हैं। तो कोल जो हमारा होता है वो मेनली प्लांट से ही मिलके बने रहते हैं। प्लांट जो दब जाता है हमारे अर्थ के नीचे तो प्लांट का जो वुड होता है वही कोल का रूप ले लेता है। आगे अब हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। हाउ कोल वाज फॉर्म, ऐसा हमारा क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कोल वाज फॉर्म। तो इसमें हम लिख सकते हैं कोल वाज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स। यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे है लैंड प्लांट्स एंड ट्री बरीड अंडर द अर्थ अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, 300 मिलियंस एगो जो है ये बहुत ज़्यादा समय होता है। इतना समय पहले हमारे प्लांट में लैंड प्लांट और लैंड ट्री क्या हो गए, अंडर द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ के अंदर जाके वो बरीड हो गए। बरीड मतलब होता है दफन हो जाना, एकदम अंदर जाके वो एकदम दब गए और उनका जो डिकम्पोजिशन हो गया और इसी से हमारा जो है कोल फॉर्म हुआ है। और ये कितने साल पहले की बात है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। और ये हुआ कैसे, तो अर्थक्वेक, हमारा जो नेचुरल प्रोसेस होता है जैसे कि अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, अर्थक्वेक हो गया, या फिर बात करें तो वोल्केनोज हो गया। तो इस सब से क्या होता है, या फ्लड, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, ये बहुत बड़ी तबाही आती है। तो अर्थक्वेक या वोल्केनो या फ्लड सब में क्या होता है, जो लैंड प्लांट्स और ट्री होते हैं वो सब पूरे अर्थ के अंदर में जाके दब गए हैं और बहुत समय लगा है, तो वो फिर से कोल का रूप ले लेते हैं। इसमें हम ऐसा मान सकते हैं, मान के चलिए अगर हम इसको फिगर के थ्रू दिखाएं तो यहाँ पे पेड़ है, जैसे ये हमारा लैंड का ट्री है, और अगर यहीं पे अर्थक्वेक आया तो ये लैंड का ट्री क्या हो गया, ये तो अर्थ पे है, ये अर्थ के अंदर चला गया। ये कहाँ चला गया, तो ये अर्थ के अंदर आके ये ऐसे करके जो ये है अर्थ के अंदर आ गया।
तो ये जैसे ही अर्थ के अंदर आया तो अर्थ के ऊपर से फिर मिट्टी पड़ती गई है, और मिट्टी पड़ती गई है तो ये पेड़ पौधे क्या हो गए, और नीचे जो है और नीचे दबते गए और नीचे दबते गए। और जैसे जैसे हम अर्थ के, ये क्रस्ट है, अर्थ के क्रस्ट से जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर जो है क्या करता रहता है, बढ़ता रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या हो गया, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसके साथ साथ ही यहाँ जो है एयर नहीं है, एब्सेंस है एयर, एयर जो है, एयर का एब्सेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जैसे ही पेड़ पौधे दब गए और वो और ज़्यादा दबते गए तो वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर हाई होते रहा, और वहाँ पे एयर नहीं है, तो इनको बहुत ज़्यादा समय लगा और ये क्या हो गए, पूर्णतः डिकम्पोज हो गए। और ये डिकम्पोज होके कोल बना लिए। और इसी में जो हमारा ट्री का ब्रांचेज रहता है, जो भी लकड़ी वाला पार्ट होता है, वुड वाला पार्ट, वही क्या बना लेता है, वही कोल बना लेता है। तो इस तरीके से जो है हमारा कोल बनता है। तो इसी में एक प्रोसेस आता है, और ये जो तरीका होता है, ये जो प्रोसेस है, इसी को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो कार्बोनाइजेशन क्या है, ये एक स्लो प्रोसेस है। दिस इज अ स्लो प्रोसेस बाय विच द डेड प्लांट्स buried deep under the earth have become coal is called carbonization। तो यही हमारा कार्बोनाइजेशन होता है, यानी कि द स्लो प्रोसेस बाय विच द डेड प्लांट्स buried under the earth have become coal is called कार्बोनाइजेशन। ये हमारा कार्बोनाइजेशन हो जाता है। इस प्रोसेस का नाम हो गया है कार्बोनाइजेशन। अब हम ये बात करते हैं, जो कोल जो है क्या है, एनर्जी का सोर्स है, इसीलिए तो कोल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो कोल जो है एनर्जी का सोर्स कैसे है वो देखिए। कोल हमारा किस चीज़ से मिलके बना रहता है, कार्बन से मिलके बना रहता है। और जब हम इस कोल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, यानी जब कोल हमारा जलता है, बर्निंग, जब कोल गर्म होता है या बर्न हो रहा होता है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड और हीट निकलता है। हीट जो है बहुत बड़े पैमाने में निकलता है, और इसी हीट का जो है हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी इस हीट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देख रहे हैं जो अकरेंस ऑफ कोल, कोल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो अभी हम दूसरे कंट्री की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंडिया में देखेंगे। तो दूसरे कंट्री की बात करें तो रशिया, चाइना, यूएसए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इस सब में जो है कोल बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे पाया जाता है। और इस सब देशों में जो है हमारे देश की अपेक्षा अधिक नीचे तक जो है उसमें माइनिंग किया गया है। अधिक नीचे तक जो है उसको डीप अर्थ के जो क्रस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नीचे तक जाया गया है, और वहाँ से कोल को निकाला गया है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोल कहाँ पे पाया जाता है, तो झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में, या इंडिया में इन सब जगहों पे कोल पाया जाता है। इसके बाद अब हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ कोल। कोल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, तो कोल इज़ होम इंडस्ट्री, होम फ्यूल इन होम इंडस्ट्री। कोल का जो है फ्यूल के रूप में होम में और इंडस्ट्री में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है थर्मल पावर प्लांट। कोल का इस्तेमाल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, जो कि इंडस्ट्री में काम आता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जो बनाया जाता है तो उसमें भी कोल का काम आता है, और इसी का नाम होता है थर्मल पावर प्लांट। फिर तीसरा दिया गया है कोल गैस बनाने में भी कोल का इस्तेमाल होता है, कोल गैस बनाने में। फिर कोक बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और कोल का जो है अर्लियर, यानी बहुत पहले के ज़माने में फ्यूल्स, स्टीम बनाने में भी काम आता था, और उस स्टीम से रेलवे का जो है इंजन चलता था, रेल का इंजन चलता था स्टीम से। तो ये पहले ज़माने की बात है, पहले स्टीम बनाया जाता था कोल से, और इससे ट्रेन का जो है इंजन चलता था। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कोल को देखने जा रहे हैं। तो कोल को जो बांटा गया है वो किस बेसिस पे बांटा गया है वो पहले देखिए। तो कार्बन कंटेंट और इम्प्योरिटी, कोल में जो कार्बन की मात्रा रहती है और उसमें जो इम्प्योरिटी रहता है, इस बेसिस पे कोल को 4 टाइप में बांटा गया। पहला यहाँ पे दिया गया है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनियस, तीसरा है लिग्नाइट, और चौथा यहाँ पे आपको पीट दिया गया है। तो इन 4 बेसिस पे जो है कोल को बांटा गया है, 4 प्रकार में जो है कोल को बांटा गया है। और ये किस बेसिस पे बांटा गया है, तो उसमें कार्बन की मात्रा को देखते हुए कोल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा कोल माना जाता है, और ये सबसे पुराना भी कोल माना जाता है। और ये किस शेप में रहता है, ये सॉलिड कोल होता है, और इसमें 94 से 98% तक जो है वो कार्बन ही होते हैं। और ये जब हम एंथ्रासाइड को बर्निंग कराते हैं, ड्यूरिंग बर्निंग के टाइम में ये जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट को जनरेट करता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई कार्बन पाया जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करता है। और फिर दूसरा अगर हम देखते हैं बिटुमिनियस, तो ये क्या होता है, ये एंथ्रासाइड से सॉफ्टर होते हैं, ये उनसे थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, और इसमें कार्बन 60 to 80% जो है कार्बन पाया जाता है। और तीसरे अगर हम बात करते हैं लिग्नाइट का, तो लिग्नाइट क्या होता है, यंगेस्ट है,
यानी कि ये जो हमको कोल मिलता है वो उतना ज़्यादा पुराना नहीं रहता, ये नया कोल को ही हम लोग लिग्नाइट कहते हैं। और लिग्नाइट जो होता है इस ब्राउन कोल, इसको ब्राउन कोल के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें 30 to 40% कार्बन होते हैं। और चौथा यहाँ पे आता है पीट। पीट जो होता है वो सबसे, ऐसा मानते हैं इसमें सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है, जैसे पीट में 20% ही कार्बन की मात्रा रहती है। तो ये हो गया है टाइप्स ऑफ कोल। अब हम देखने जा रहे हैं जो प्रोडक्ट ऑफ कोल, कोल का क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो कोल के प्रोडक्ट क्या क्या है? कोक, कोलतार, कोल गैस। कोल से जो है हमें कोक, कोलतार, कोल गैस मिलता है, लेकिन ये हमें मिलता कैसे है वो जान लेते हैं। तो एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस का नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ये प्रोसेस क्या है पहले इसको समझ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल टू हाई टेम्परेचर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर so as we get useful constituting product is called destructive distillation of coal। यानी कि देखिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि कोल को क्या किया जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर दिया जाता है। सोच लीजिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, और ये जो उसको टेम्परेचर दिया जाता है तो वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं रहता, यानी कि पूरे एयर को वहाँ पे बाहर निकाला जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा भी एयर नहीं रहता है, और कोल को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाता है। और इस दौरान जो है कोल से फिर अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें से कि 3 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, कोक, कोलतार, कोल गैस। तो मान लीजिए इसको आप एक ऐसे समझिए, मान लीजिए ये हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का जो है ये प्रोसेस यहाँ पे हम तैयार किए गए हैं। ऐसा रहता नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी मशीन रहता है, पूरा मतलब उसका सिस्टम अलग रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम कोल को दे रहे हैं, कोल को हम यहाँ पे दिए हैं, और इस कोल को हम लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस जो है हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर इस कोल को हम दे रहे हैं। और उस दौरान होता क्या है, इस कोल से जो गैसियस रूप में निकलता है वो हो गया कोल गैस, मतलब कोल गैस हो गया, गैसियस स्टेट में जो निकलते हैं वो हो गए हैं कोल गैस, और एक लिक्विड स्टेट में भी वहीं से प्रोडक्ट के रूप में निकलता है जिसको कि हम लोग कोलतार कहते हैं। और तीसरा क्या होता है, मतलब सॉलिड शेप में ही थोड़ा थोड़ा करके इसके नीचे में कोल जो है गर्म होने के बाद थोड़ा थोड़ा इसके नीचे में बैठ जाता है, जिसको कि कोक कहा गया, ये सॉलिड स्टेट में होता है। तो इस तरीके से हम कोल से 3 प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब हम कोल का करते हैं तो उस दौरान कोल से हमें 3 कोल का जो है प्रोडक्ट निकलता है। जो गैसियस फॉर्म में निकलता है उसको कोल गैस कहते हैं, और जो लिक्विड फॉर्म में निकलता है उसको कोलतार कहते हैं, और रिड्यूस के रूप में नीचे कुछ बच जाता है जिसको कि हम लोग कोक कहते हैं। और ये कैसे रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। अगर आप इसमें हम देखें तो ये कोक जो होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है, और ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन के प्योर फॉर्म होते हैं। अगर ये पूछा जाता है कोक कैसे तैयार किया जाता है, तो कोक जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार किया जाता है। और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, कोल को बहुत ज़्यादा हीट दिया जाता है, और एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पे एयर नहीं रहता है, तो इस दौरान हमको जो है कोक मिलता है। और कोक क्या होता है, और नीचे यहाँ पे नीचे लेफ्ट बच जाते हैं, रिस्यूड के रूप में यहाँ पे नीचे बच जाता है कोल का बचा हुआ, तो उसको ही कोक कहते हैं। और कोक का अगर हम इस्तेमाल देखें तो इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, फ्यूल्स में हम इस्तेमाल करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, स्टील जो बनता है तो उसमें भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है, कोक का इस्तेमाल स्टील जो बनता है उसमें भी किया जाता है, और मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसमें भी कोक का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ ही कोक में जो है 98% जो है कार्बन रहते हैं, यानी प्योर फॉर्म होता है ये भी। और अगर हम आगे बात करते हैं कोल तार की, तो कोल तार क्या है वो देखिए। कोल तार जो है मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस, कोल तार 200 सब्सटेंस के मिक्सचर हैं। और कोल तार को भी कैसे बनाया जाता है, तो डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ही तैयार किया जाता है, और ये लिक्विड स्टेट में मिलते हैं हमें। और इनका जो स्मेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, बदबू होता है, अनप्लेजेंट स्मेल होता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो कोल तार को अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन फिर से अगर हम कोल तार को करते हैं स्पेशली, तो इससे भी हमें अलग अलग यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। कौन कौन कंपाउंड मिलते हैं वो देखिए, बेंजीन, फिनॉल, नेफ्थलीन। और बेंजीन, फिनॉल, नेफ्थलीन इन सब का काम क्या है वो देखिए। तो ड्रग्स बनाने में काम किया जाता है, परफ्यूम बनाने में काम किया जाता है, पेंट जैसे कि वो घर सबको रंगा जाता है तो वही पेंट है। एक्सप्लोसिव यानी कि कहने का मतलब हुआ है जैसे पटाखा सब बनता है तो वो सब।
फिर प्लास्टिक में भी काम आता है और नेफ्थलीन बॉल में भी। नेफ्थलीन बॉल को का इस्तेमाल किया जाता है इंसेक्ट सबको मारने के लिए। तो कोल तार अलग से ही, जो कोल तार को अगर हम अलग से डिस्टिलेशन करते हैं तो उस दौरान हमें यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, बेंजीन है, फिनॉल है, नेफ्थलीन है, और इस सब का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। अगर हम आगे यहाँ पे अब देखें तो कोल तार का इस्तेमाल जो था पहले रोड को मेटेलिक करने के लिए भी किया जाता था, लेकिन अब कोल तार के जगह पे बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है मेटेलिंग ऑफ द रोड, रोड को मेटेलिंग करने के लिए। और ये बिटुमिन क्या है, तो ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये कोल का प्रोडक्ट नहीं होता है। बिटुमिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और बिटुमिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इसके बारे में हम लोग फिर बाद में देखेंगे। अब हम लोग कोल गैस के बारे में देख लेते हैं। तो कोल गैस क्या है, ये गैसियस फ्यूल है और ये हमें कैसे मिलता है, तो ये भी हमें कोल से ही मिलता है। जब कोल को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो तभी हमें ये कोल गैस भी मिलता है। और ये कोल गैस जो है इसमें मेन रहता क्या है, तो इसमें मीथेन और हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड रहते हैं, और ज़्यादातर इसमें मीथेन और हाइड्रोकार्बन ही रहते हैं। मीथेन और हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उससे कम मात्रा में रहता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कोल गैस में क्या क्या रहता है, तो हम बता सकते हैं मीथेन रहता है, हाइड्रोजन रहता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रहते हैं। तो पहले कोल गैस का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ था वो देख लीजिए। ये 1810 की ही बात है, लंदन में स्ट्रीट लाइटिंग में कोल गैस का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद जो है न्यूयॉर्क में भी जो है स्ट्रीट लाइट में इस्तेमाल हुआ था कोल गैस का। लेकिन आजकल देखा जाता है तो कोल गैस का इस्तेमाल सोर्स ऑफ हीट के सोर्स के लिए करते हैं, ना कि लाइट के लिए। आजकल कोल गैस का इस्तेमाल लाइट के लिए नहीं होता है, सोर्स ऑफ हीट के लिए होता है।